नमस्कार, ब्लैक डायमंड प्रकर्ष में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 9th हिस्ट्री के फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज के चौथे और आखिरी एपिसोड कल्मिनेशन को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति ने अपने आप को एक ऐसे राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित किया था जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल थी। लेकिन कुछ कारणों से ऐसे क्या कारण रहे कि वो दोबारा से राजशाही की तरफ लौट गया। आज हम इस एपिसोड में इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे और यही वजह है कि इस एपिसोड का नाम मैंने रखा है डाउन टू डस्क द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप फ्रांस में क्रांति के पश्चात महिलाओं की स्थिति के बारे में जान पाएंगे। कंडीशन ऑफ स्लेव्स यानी दासों की स्थिति कैसी थी उसके बारे में जान पाएंगे। किस प्रकार से क्रांति ने लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव डाला उसके बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट के राइज और फॉल यानी उसके उदय और अंत के बारे में जान पाएंगे। और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति के उन महान पहलुओं के बारे में जान पाएंगे जिसने पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। तो आइए क्विक रिकैप जो पहले 3 एपिसोड्स हमने किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे ताकि आपको इस चौथे एपिसोड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी अच्छे से हो पाए। सो लेट्स हैव अ क्विक लैक। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। पहले 2 स्टेट्स बर्थ राइट्स उनके पास थे। सारा का सारा टैक्स तीसरे स्टेट के लोगों द्वारा दिया जाता था। सबसिस्टेंस क्राइसिस के मध्य में राजकोष खाली हो चुका था। सो किंग लुई 16 ने नए टैक्सेस लगाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। तीसरे स्टेट ने इस बार रिवोल्ट कर दिया और 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस किले का ध्वस्त होना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आखिरकार तीसरे स्टेट के लोगों में फ्रांस के राजा ने मान्यता दे दी और उन्होंने एक नए संविधान बनाने का काम शुरू किया जो आखिरकार 1791 में कंप्लीट हो गया। इधर लुई 16 ने जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज थे उनके से हेल्प मांगी कि वो इस स्थिति से फ्रांस को उबारे और उसे एक बार फिर से राजा बनाए। लेकिन तीसरे स्टेट या फिर नेशनल असेंबली ने एक बार राजा को हटाकर 1792 में रिपब्लिक बनाया और आखिरकार 1793 में ट्रीजन के आरोप में किंग को फांसी दे दी और उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया। इधर फ्रांस की जो सत्ता थी वो कन्वेंशन के हाथों में आ गई जिसमें रॉबिस्पियर सर्वे सर्वा हो गया। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन काफी रुथलेसली चलाया और उसकी वजह से वो बहुत जल्द ही अनपॉपुलर हो गया। उसकी वजह से उसे अपने लोगों का ही साथ नहीं मिला और आखिरकार उसे भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरी के हाथ में पहुंचा जहां पर उनके बीच के आपसी विभेद ने ही रिपब्लिक को अपने एनिमीज के सामने काफी कमजोर साबित कर दिया था। ऐसी स्थिति में फ्रांस के इतिहास में एक ऐसे जनरल का उदय हुआ जिसने ना सिर्फ फ्रांस की रक्षा की बल्कि साथ ही साथ जो क्रांति के मूल विचार थे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसे भी वीकन कर दिया। ये किस तरह से हुआ इस चौथे और आखिरी एपिसोड में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। शुरुआत से ही जो उनका फ्रांसीसी समाज में बहुत ज्यादा योगदान था। हालांकि उनके पास ना तो कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त थे ना ही कोई राजनीतिक या आर्थिक अधिकार उन्हें प्राप्त थे, लेकिन उन्हें वो सारे काम करने पड़ते थे। उन्हें अपने परिवार के लिए क्यू में ब्रेड के लिए खड़ा होना पड़ता था। घंटों खड़े रहने के बाद भी जब उन्हें वो नहीं मिल पाता था तो कहीं ना कहीं वो राइट में भी तब्दील हो जाया करता था। इसी तरह से 5 अक्टूबर 1789 को उन्होंने बाकायदा वर्साई के किले की तरफ प्रस्थान किया, मार्च किया और वहां से किंग को लेकर वो पेरिस तक पहुंची थी।
इसके अलावा वो कई सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वॉल्व थी और वो ये सारे काम इस होप के साथ कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो उन्हें इम्प्रूवमेंट उनकी कंडीशन में करेगी और उसके लिए कुछ लॉज बनाएंगी। तो क्या उनकी ये एस्पिरेशंस, उनकी ये जो होप थी, क्या नए गवर्नमेंट में फुलफिल हो पाई? आइए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले महिलाएं पूरी तरह से डोमेस्टिक हेल्प्स या वेंडर्स के रूप में कार्य करती थीं, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उनकी स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, जिसमें खास तौर पर जो उनकी सामाजिक स्थिति थी उन्हें लेकर उन्होंने काफी काम किए। जैसे पहले उन्हें एजुकेशन का कोई राइट नहीं था, उन्हें कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन क्रांति के पश्चात उनकी स्कूलिंग मस्ट कर दी गई, उनके लिए कंपलसरी बना दिया गया। इसी तरह से जो फैमिली थी उनकी मर्जी के खिलाफ वो शादी नहीं कर सकती थी, यानी उनकी ऊपर पूरी तरह से जो फैमिली या फादर थे वो डोमिनेट करते थे। लेकिन क्रांति के पश्चात फादर या फैमिली उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे उनकी शादी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मैरिजेस को कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर दिया गया, साथ ही साथ उन्हें सिविल लॉ के अंतर्गत रजिस्टर भी किया जाने लगा। यहाँ एक बात और खास है कि डाइवोर्स को लीगल माना बना दिया गया और साथ ही साथ मेन या वुमेन दोनों में से कोई भी डाइवोर्स फाइल कर सकता था। यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से क्रांति के पश्चात उन्हें काफी कुछ मिला। पहले उनके पास जॉब ट्रेनिंग नहीं होती थी, लेकिन क्रांति के पश्चात क्योंकि उनके पास पढ़ने का अधिकार या एजुकेशन का राइट आ गया, तो कहीं ना कहीं उनके जो जॉब ट्रेनिंग थी वो भी मिलनी शुरू हो गई। यही वजह थी कि पहले जहां वो हाउसकीपिंग का काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी, अब जॉब ट्रेनिंग्स के बाद वो आर्टिस्ट या फिर स्मॉल बिजनेसेस भी अपना चला सकती थी। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से क्रांति ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एवेन्यू ओपन किया, लेकिन इकोनॉमिक रूप से वो कहीं ना कहीं अभी भी जो उनके वेजेस थे वो मेन से कम थे, यानी पुरुषों के मुकाबले उनके कम थे। यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी मूवमेंट के बाद भी जो पॉलिटिकल उनके पास एस्पिरेशंस थे वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुए। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ रियायतें तो दी, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में उन्हें किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिला। 79 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने उन्हें पैसिव सिटीजन का स्टेटस मिला। पैसिव सिटीजन वो होते थे जिन्हें ना तो वोटिंग का राइट मिला हुआ था और ना ही वो इलेक्ट हो सकती थी और ना ही किसी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर सकती थी। इसके अलावा उनके जो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने जो पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर ओपन किए थे या चलाए थे ताकि वो अपनी डिमांड्स को, अपनी पॉलिटिकल राइट्स को लोगों के सामने रख सकें, ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर को भी रॉबिस्पियर गवर्नमेंट के आने के बाद पूरी तरह से जो प्रोमिनेंट वुमेन मेंबर्स थी जो इस तरह के क्लब्स चला रही थी, उन्हें अरेस्ट करके उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी में से एक हमारे पास है ओलंपा दी गोज, जो 1748 से लेकर 1793 में जब उन्हें नेशनल कन्वेंशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, तो उससे पहले 1791 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा। ये लगभग जो 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती अक्षर थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, उसके तर्ज पर ही वो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी के अधिकार के रूप में उन्हें बताया गया। जैसे women is born free and remains equal to men in rights. The goal of all political association is the preservation of the natural rights of women and men. इसी तरह से लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और हर तरह की ऑपरेशन से उन्हें रेसिस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वुमेन थी वो मेन के बराबर, जो फ्रांसीसी क्रांति की मूल भावना थी लिबर्टी एंड इक्वालिटी, उसके लिए वो एस्पायर कर रही थी इन पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो। लेकिन उनकी ये जो स्ट्रगल थी वो अगले 200 सालों तक कंटिन्यू रही और वो इसके लिए लड़ते रहे और आखिरकार 1946 में जाकर उन्हें वोटिंग का राइट मिला।
एक बार देखते हैं क्विक रिवीजन में कि अभी तक हमने क्या सीखा। फ्रांसीसी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार किस साल मिला? 1789 में, 1791 में, 1946 में या 1948 में? सो इट इज 1946। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे एस्पेक्ट की, स्लेवरी या दास प्रथा के बारे में, तो दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोगों को बंधक बनाकर, यानी जो निग्रोज हुआ करते थे, जिसे जो टर्म निग्रो यूज किया जाता था, वो वास्तव में जो अफ्रीका के काले लोग हुआ करते थे, जो रंग के आधार पर उन्हें निग्रो बोला जाता था, और उसे वहां से स्लेव के रूप में, दास के रूप में उन्हें खरीदा या बेचा जाता था, यानी वो एक क्रय या विक्रय के या कम्युनिटी की वस्तु बन गई थी। राइट? तो क्या ये जरूरी था, या फिर ये ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉट था कि उसने इस तरह के कामों को मंजूरी दी? तो किस तरह से स्लेवरी ने फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उसमें क्या दशाएं आई, किस तरह से उनमें चेंजेस आए, आइए एक बार देखते हैं। फ्रांसीसी कॉलोनी जो कि कैरिबियन आइलैंड्स में उनकी जो कॉलोनीज थी, मार्टिनिक में या सेंट डोमिनिगो में, वो टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी, इन चीजों के इंपॉर्टेंट सप्लायर के रूप में काम करती थी। कैरिबियन आइलैंड बेसिकली नॉर्थ और साउथ अमेरिका के मध्य जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। अगर आप क्रिकेट से अ, अगर आप देखते होंगे तो आपको एक टीम पता होगी वेस्ट इंडीज के बारे में। वास्तव में ये उन्हीं कैरेबियन आइलैंड्स के छोटे-छोटे आइलैंड्स को मिलाकर एक टीम बनी हुई है। तो वहाँ पर ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता था, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती थी। लेकिन क्योंकि ये प्लेस यूरोप से काफ़ी दूर था, कहाँ यूरोप और दूसरी तरफ पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के बाद नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच का एरिया, जहाँ पे जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी यूरोप के मुकाबले, काफ़ी बुरा हम कह सकते हैं वेदर कंडीशन था, काफ़ी हार्श वेदर कंडीशन था। ऐसे में वो उन अनफेमिलियर लैंड्स पर और इतने दूर जाकर काम करने को पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते थे। तो उन वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। 17th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी मर्चेंट्स थे, वो बारडॉक्स और नैंटिस से अफ्रीकन कोस्ट की तरफ जाते थे, वहां से सेल करके, और वहां पर वो लोकल जो चीफ्टन्स होते थे, लोकल जो मालिक होते थे, उनसे स्लेव्स को खरीद लेते थे, और खरीदने के पश्चात उन्हें शिप्स में भरकर लगभग 3 महीने की यात्रा के बाद, अटलांटिक ओशन पार करने के बाद, वो कैरेबियन द्वीप समूह में पहुंचते थे, जहां पर उन स्लेव्स को, जो प्लांटर्स होते थे, जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे, उन्हें उनके हाथों में उन्हें बेच दिया जाता था, जहां पर वो इनह्यूमन कंडीशन में काम करते रहते थे, और वो वहां तब तक काम करते थे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती थी। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, पूरी तरह से वो अपने जो प्लांटेशन ओनर्स हैं उनके ऊपर निर्भर करते थे। यानी कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड बन गया था, जहाँ पे यूरोप के व्यापारी स्लेव्स की खोज में अफ्रीका पहुँचते थे, वहाँ से वो उन्हें खरीदते थे, और फिर अटलांटिक ओशन पार करके वो अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट था, वहाँ पर स्पेशली जो कैरिबियन आइलैंड्स थे, वहाँ पर वो उन्हें प्लांटर्स को सेल आउट करते थे। फिर वो प्लांटर्स उन्हें अपने खेतों में काम पे लगाते थे, और फिर वहाँ पर जो प्लांटिंग होती थी, उनसे जो प्रोड्यूस निकलता था, टोबैको, इंडिगो, शुगर या कॉफी, फिर वो वहाँ से यूरोप के मार्केट में बेचने के लिए आती थी। यानी एक तरफ जहाँ दासों के खरीद और बिक्री से हम कह सकते हैं कि जो मर्चेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते जा रहे थे, ठीक उसी तरह से जो वहाँ कैरिबियन आइलैंड से जो सप्लाई आती थी, वो भी कहीं न कहीं फ्रांसीसी कॉलोनीज़ के लिए एक एसेट की तरह था। यही वजह है कि 18th सेंचुरी के आरंभ में, जहाँ पर वो थोड़े बहुत क्रिटिसिज़्म आने शुरू हो गए थे, लेकिन क्योंकि ये एक प्रॉस्पेरस बिज़नेस था फ्रांस का, तो नेशनल असेंबली ने भी क्रांति के पश्चात नेशनल असेंबली ने भी
इन लोगों को किसी भी तरह से कोई रियायत नहीं दी, कोई लॉ पास नहीं किया, क्योंकि इससे जो भी उनके मेंबर्स थे, उनके नाराज होने का खतरा बढ़ जाता था। फाइनली इन 1794 कन्वेंशन यानी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने अल्टीमेटली एक लॉ के द्वारा फ्रांसीसी कॉलोनियों में जहां कहीं भी स्लेव्स थे, उन सबको फ्री घोषित कर दिया गया। और ये वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल विचार थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, उनके ऊपर ये निर्भर था, उनके ये लाइन में था, और यही वजह था कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म मेजर साबित हुआ, और 10 साल के पश्चात ही नेपोलियन ने दोबारा से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। राइट? आखिरकार सारी के सारे फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी 1848 में एक बार दोबारा से और फाइनली पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। राइट? अब एक बार हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। इन विच ईयर स्लेवरी वाज अल्टीमेटली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया हुआ है, अल्टीमेटली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, सो इट वुड बी 1848। राइट? इसी तरह से अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन देख, राइट? सो नेशनल असेंबली ने या कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने या नेपोलियन बोनापार्टे ने, तो आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरी तरह से इसे रीइंट्रोड्यूस कर दिया। नेशनल असेंबली ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो चुका था। कन्वेंशन ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 1794 में इसे खत्म किया, लेकिन डायरेक्टर उसके रॉबेस्पियर के मौत के बाद, ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद ही जो दोबारा शासन व्यवस्था थी, एक बार फिर से धनाढ़ लोगों के बीच में आ गया था। इसलिए उन लोगों ने, यानी डायरेक्टरी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और आखिरकार 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने एक बार फिर से इसे रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति ने दैनिक जीवन पर अपना प्रभाव डाला। जैसा कि हमें पता है कि फ्रांसीसी क्रांति कहीं न कहीं एक इस मोटो को लेकर चल रहा था कि लोगों के बीच में इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, और साथ ही साथ कई सारे उन्हें राइट्स दिए गए जो सिविक राइट्स के रूप में जाने जाते थे, और वो उन्हें बाय बर्थ मिले, ऐसा माना जाता था। तो उस चीज को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिखित रूप में ही संचय करके नहीं रखा, उसे डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। राइट? अब किस तरह से ये कोशिश की, आइए देखते हैं। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए जो फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्यों या मूल भावना के ऊपर डिपेंड करते थे, यानी लिबर्टी और इक्वालिटी। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट बना दिया गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंतर्गत 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और यही वजह थी कि सेंसरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब सेंसरशिप को खत्म करने का अर्थ ये था कि न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे, और सारे के सारे जो फ्रांसीसी शहर थे उसमें निर्बाध रूप से फ्लो में आ गए थे, जहां से वो धीरे-धीरे बढ़ते हुए उनके गाँव तक या कंट्री साइड तक पहुंच गए थे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि सभी सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स थे, उन सभी लोगों को अपने-अपने व्यू पॉइंट सामने रखने का, लोगों तक पहुंचाने का, फैलाने का मौका मिला। और ये सारे के सारे मौके वो डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई अपनी बात रख रहा है और उसके बाद फिर वो दूसरे को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सेंसरशिप जब खत्म हो गई तो सारे लोग अपनी बात एक दूसरे के सामने रख रहे थे और अपनी बात को मना रहे थे। इसके अलावा इससे एक और खास बात हुई कि पहले जो विचारकों के विचार थे, राइट? जो प्रबुद्ध, हमने फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उनके विचारों ने क्रांति लाई। उन विचारों को अब सिर्फ एक तबका ही नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वो फ्रांस के जनमानस तक पहुंच रहा था। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अब वो उन विचारों को डायरेक्ट रूप से स्वयं के अनुभवों के आधार पर देखना पसंद कर रहे थे।
इसके अलावा प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिविटीज को रेगुलर बना दिया गया, फ्रीक्वेंटली वो ऑर्गेनाइज किए जाने लगे ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर सकें और उसकी वजह से उन्हें क्या हो, इक्वालिटी की भावना आए, फ्रेटर्निटी की भावना आए कि हम सारे लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर फेस्टिविटीज मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक हैं, हम में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, राइट। तो अगर हम देखें कि इस तरह के ऐसे विचार हो रहे थे, तो ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या स्थितियां रही जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे वो बहुत जल्द, यानी 1815 आते आते या 1804 आते आते वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके थे, क्योंकि जब इक्वालिटी की भावना इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी तो फिर उसे खत्म करने की आवश्यकता ही क्या हो रही थी। ऐसे कौन-कौन से कंडीशन आ गए जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे वो कहीं न कहीं अपने आप ही ढहने शुरू हो गए, राइट? इसे समझने के लिए हम आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, जिसने फ्रांसीसी क्रांति को एक नया आयाम दिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र कहा जाता है, लेकिन उसी ने फ्रांसीसी क्रांति को पूरी तरह से रौंद डाला, यानी उसके जो विचार थे उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उसने ये कैसे अचीव किया और किस तरह से उनकी जो स्टार्टिंग जीवनी थी और उसने क्या-क्या चेंजेस किए उनके बारे में। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। ये एक छोटा-सा इटालियन आइलैंड था जो कि फ्रेंच पोजीशन में था। 9 साल की उम्र में उसे फ्रांस के मेनलैंड में एक रिलीजियस स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन जल्दी ही स्कॉलरशिप के द्वारा उसे मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिल गया। लेकिन उसे अपनी शॉर्ट स्टेचर, फ्रांसीसी ना बोल पाने की वजह से, उनके एंशिएंट बर्थ प्लेस की वजह से, उनके जो भी पियर्स थे, राइट? उन के द्वारा उसे काफ़ी बुली किया जाता था, उसे बुरी तरह से हैरास किया जाता था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी एजुकेशन पूरी की और आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे कमीशन हुआ और सेना के रूप में उसने कन्वेंशन और साथ ही साथ जो डायरेक्टरी शासन था उसके अधीन बहुत सारे काम उसने किए। अर्ली ईयर्स में, रिवॉल्यूशन के अर्ली ईयर्स में हालाँकि क्योंकि वो कॉर्सिका पे जन्मा हुआ था, तो बहुत हद तक उसके अंदर कॉर्सिका, क्योंकि वो फ्रेंच पोज़ीशन के अधीन था, तो उसे वो आज़ाद करवाने के लिए उसके अंदर में भावना धक-धक रही थी। लेकिन स्टार्टिंग के ईयर्स में जो रॉयलिस्ट, रिवॉल्यूशनरी और कॉर्सिकन नेशनलिस्ट थे, इनके बीच के ट्रायंगुलर स्ट्रगल में वो बहुत बुरी तरह से फँसा हुआ था। रॉयलिस्ट वैसे लोग थे जो फ्रांस में एक बार फिर से राजशाही चाहते थे, यानी दोबारा से राजतंत्र बहाल करना चाहते थे। रिवॉल्यूशनरी वो लोग थे जो फ्रांसीसी क्रांति के मोट्टो को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, जहां पर राजशाही का पूरी तरह से विनाश हो जाता। और तीसरा जो कॉर्सिकन नेशनलिस्ट थे, जो एक तरफ ये तो चाहते थे कि फ्रांसिस में कहीं न कहीं जो राजशाही खत्म हुआ है वो अच्छा है, लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज़ के मैंडेट थे कि वो पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे और कहीं न कहीं जो कॉर्सिका था, वो उसी का एक पार्ट बन रहा था, लेकिन वहाँ पर उनकी अपनी सरकार नहीं थी, बल्कि वो एक फ्रेंच आप कह सकते हैं एडवांसमेंट का एक सिस्टम लग रहा था उन्हें, जहाँ पे फ्रांसीसियों ने उस पर जानबूझकर अधिकार ज़बरदस्ती किए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही स्ट्रगल में फँसा हुआ था। आखिरकार क्योंकि वो काफ़ी आर्मी का में ट्रेन्ड था, तो उसने जैकोबिन मूवमेंट को सपोर्ट किया, उसके फ़ेवर में बहुत सारे क्लब्स भी ऑर्गेनाइज़ किए। 1793 में उसे कॉर्सिका से भागकर फ्रेंच मेनलैंड में शरण लेनी पड़ी और अगले ही उसे रिपब्लिकन फोर्स का आर्टिलरी कमांडर बना दिया गया। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट की फॉल के बाद उसका अपना करियर भी बुरी तरह से डेंजर में आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट थी, जो नई गवर्नमेंट थी, वो उसे बहुत बुरी तरह से सस्पिशन में रखती थी
उससे सस्पिशियस थी कि ये नई गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट का सपोर्टर रहा था। लेकिन क्योंकि फ्रांस बुरी तरह से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था और उसके पास अच्छे कमांडर्स की कमी थी, इस वजह से वो नेपोलियन को एक बार फिर से मिलिट्री कमांड देने को मजबूर हो गए और इस बार नेपोलियन ने उन्हें निराश नहीं किया और उनके जो कमांड थी उसे साथ लेकर अपने एनिमीज को, फ्रांस के एनिमीज को उन्होंने बुरी तरह से क्रश करना शुरू कर दिया और लगभग हर एक फ्रंट पे उसने उन्हें क्रश कर दिया। इस सक्सेस के बाद उसे फेम, वेल्थ और पेट्रोनेज, जो नई गवर्नमेंट थी उसका काफी अच्छा सपोर्ट मिला। पूरे फ्रांस में वो एक मसीहा की तरह देखा जाने लगा जो उसे एनार्की से बचा सकता था, क्योंकि फ्रांस के चारों तरफ जो उसके एनिमीज थे, जो दूसरे डायनेस्टिक कंट्रीज थे, जिसमें रशिया, ब्रिटेन, इटली, ये सारे के सारे, ऑस्ट्रिया, ये सारे के सारे चाह रहे थे कि किसी तरह से फ्रांस के में जो डेवलपमेंट हो रही है उसे रोका जाए और ये वजह थी कि वो फ्रांस के ऊपर मिलकर अटैक कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट आउटसाइड जो फ्रंट थी उसके ऊपर अ, रुकी हुई थी, उसके ऊपर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी और उसकी वजह से उसके अपने इंटीरियर, यानी जो फ्रांस के अंतर में उसके जो मूवमेंट थे, वो बहुत बुरी तरह से, जो सोसाइटी थी वो टूट रही थी। ऐसी हालत में उसे एक मसीहा की तरह देखा गया। इसके बाद 1799 में डायरेक्टरी काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी, क्योंकि वो ना तो वार फ्रंट पर और ना ही जो इंटीरियर था, किसी भी जगह पर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फर्स्ट कंसोल के तौर पर वो आसीन हो गया। 1804 में उसने रेफरेंडम के द्वारा अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित करवा दिया गया और उसके बाद उसने कोलिशन जो फोर्सेस थी उसे कई बार डिफीट किया। 1814 में उसे हरा दिया गया कोलिशन फोर्सेस के द्वारा और उसे अल्बा की तरफ एग्जाइल में भेज दिया गया, निर्वासन कर दिया गया, जहां से वो एक बार पुनः वापस लौटा और पेरिस की तरफ और दोबारा से उसने थ्रोन को, राजगद्दी को कैप्चर कर लिया। फाइनली कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसे डिफीट कर दिया गया और डिफीट करने के बाद उसे सेंट हेलेना के द्वीप पर इम्प्रिजन कर दिया गया, जहां पर 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके विचार, उसने ऐसी क्या-क्या चीजें की जिसके वजह से फ्रांस एक बार फिर से अ, राजशाही की तरफ बढ़ गया था। तो कोalition गवर्नमेंट ने जब नेपोलियन को डिफीट किया तो ब्राबोन या बर्बो डायनेस्टी के राजा के जो डिसेंडेंट थे, उनके जो वंशज थे, उन्हें एक बार फिर से वहां पर राजा बना दिया गया। यानी फ्रांसीसी एडवांसमेंट के डर से फ्रांस, यूरोप के जो दूसरे अदर फोर्सेस थे, उन्होंने फ्रांस की गद्दी पर एक बार दोबारा से राजशाही को बिठा दिया, राइट। और इस तरह से अब हम आते हैं लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि क्यों हम आज भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इतने महान रिवॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और अदर जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, जिसे 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बर्थ राइट बना दिया गया, जिसे जो स्टेट है वो भी खत्म नहीं कर सकता था। ऐसे आइडियल्स इससे पहले कभी नहीं आए थे। पहले ये इनकॉर्पोरेट हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उसके बाद हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं कि उन्हें इन आइडियल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के दूसरे जहां भी एरियाज में ये सिस्टम चल रहे थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से इस रिवॉल्यूशन ने कमजोर कर दिया और लोग उसे उखाड़ फेंकने को प्रतिबद्ध हो गए। इसके अलावा एक नए तरह का नेशनलिज्म डेवलप हुआ, जहां पर लोग अपने आप एक राष्ट्र के रूप में तैयार होने लगे, ना कि वो राजा के प्रति निष्ठा के रूप में प्रयोग हो रहा था।
चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेगेसी था दैट इज इमांसिपेशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि इससे पहले स्लेव्स थे, जो दास थे, उन्हें दास के रूप में ही व्यवहार किया जाता था। और फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे पहले लिबर्टी, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी का जो एक कंसेप्ट दिया, उसके द्वारा ही दासों का जो इमेंसिपेशन था, दासों का जो दास प्रथा की जो समाप्ति थी, वो संभव हो पाई। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वुमेन मूवमेंट का बनना या स्टार्ट होना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा ही संभव हो सका, कि जब आपको रिवॉल्यूशन के द्वारा या किसी वजह से आपको अपने अधिकार नहीं मिलते, तो आपको भी वैसे ही पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल मूवमेंट आपको स्टार्ट करने पड़ते हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति ने ही सिखलाया, और इसके बाद पूरे विश्व में महिलाओं के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किए गए, वो अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग तरीकों में, वो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन मानी जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स लिखकर। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस तरह की वीडियो देखते रहें। थैंक यू।